जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों मैंने एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का सीरीज या फिर प्लेलिस्ट जो मैंने स्टार्ट किया था, उसी प्लेलिस्ट का ये 7th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख ले। उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये उनके कुछ स्लाइड्स हैं जो कि मैं डिस्कस किया हूँ, तो ये देख सकते हैं। एंड उन वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन जो टॉपिक्स हैं उनसे प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर चांसेस है कि पूछे जाएंगे। एंड वो जो टॉपिक्स है जो मैं आने वाले वीडियोस में भी जावा एंड पाइथन के भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, तो वो सेम चीजें वहां भी यूज होंगे। अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा इजी होगा समझने में। क्लियर है? आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। एंड आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या, स्टैटिक वेरिएबल। अब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वेरिएबल क्या होता है, एंड उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा जब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी में आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। फिर जब हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे नॉर्मल वेरिएबल को लेकर एंड देन वहां पे स्टैटिक वेरिएबल को लेकर, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक में यूज करते हैं उसका क्या एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू जब हम नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं। क्लियर है? बेसिकली आप स्टैटिक वेरिएबल को ये समझ सकते हो कि सपोज हमने एक फंक्शन कोई बनाया है। सपोज मैं फंक्शन क्या होता है, वॉइड, और एक फन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है। क्लियर है? फंक्शन बनाया है और इसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं, सपोज इंट a इज इक्वल टू 10। क्लियर है? हमने इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है और सपोज हम इस वेरिएबल को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पे इस वेरिएबल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इसमें एक और ऐड करके a है तो हम यहाँ पे a+1 प्रिंट करवा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो होता क्या है कि ये जो वेरिएबल a, ये क्या है, इस फंक्शन का वेरिएबल है। ये जो फंक्शन है फन, उसका ये a इज इक्वल टू 10 वेरिएबल है। तो जब जिस प्रोग्राम में हम जहां पे भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे, तो जब तक इस फंक्शन एक्टिव रहेगा, आप समझ सकते हैं कि जब तक ये फंक्शन क्या रहेगा, ये एक्टिव रहेगा उस प्रोग्राम में, तब तक ही हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे, जो वेरिएबल इज इक्वल टू 10। जैसे ही इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस वेरिएबल को भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। वो होता है नॉर्मल वेरिएबल के केस में। बट अगर हम एग्जांपल है स्टैटिक वेरिएबल का, स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि सपोज ये एक और मैं फंक्शन लेता हूं एग्जांपल यहाँ पे void, और सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ऐड, या फिर एडी ले लेता हूँ मैं एक फंक्शन। क्लियर है? और यहाँ पे मैंने लिया स्टैटिक। अगर जो यहाँ पे हम नॉर्मल जो डिक्लेयर यूज करते हैं वेरिएबल को, उसके हमें करना क्या होता है, जस्ट हम एक कीवर्ड लगा देते हैं स्टैटिक, और फिर बाकी चीजें सेम होता है, इंट a इज इक्वल टू 10, और या फिर a इज इक्वल टू 10 ले लें, और यहाँ पे मैं कर दूं a++, और अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूं। क्लियर है? मैं नॉर्मल एक प्रोग्राम ले रहा हूं। तो स्टैटिक यूज करने का क्या मीनिंग होता है कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ तो वहां पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल हो गया, वहां पे उसको लोकेशन, मेमोरी लोकेशन असाइन हो गया, मेमोरी असाइन हो चुका है इस वेरिएबल को a को, और वहां पे 10 स्टोर हो चुका है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम का, इस फंक्शन का काम खत्म भी हो जाएगा ना, अगर उस पूरे प्रोग्राम में इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, फिर भी ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसका जो स्कोप होता है वो इस प्रोग्राम जब तक टोटली एंड नहीं हो जाता है तब तक इस वेरिएबल का जो स्कोप है, जो स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप है, वो क्या ऐसा समझ सकते हो कि एग्जिस्ट करता है उस प्रोग्राम में। तो मैं इसका एक डेफिनेशन भी, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं मेंशन करता हूँ, उसको आप याद कर सकते हो कि जो जस्ट स्टैटिक वेरिएबल होता है, द स्टैटिक वेरिएबल stay alive till the program gets executed in the end। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक वेरिएबल एक बार क्रिएट हो गया है तो वो जिस प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो स्टैटिक वेरिएबल उस प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद हम जो भी चेंजेस करेंगे वो उसी वेरिएबल के उस पे वो वैल्यू चेंज होता रहेगा। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही ऐसा सोच सकते हो कि इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है स्टैटिक वेरिएबल। ये आपसे इंटरव्यू में
डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो यही पॉइंट हो गया कि स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसका उस प्रोग्राम में पूरे में एक्सेस होता है, हम उसको पूरे प्रोग्राम में उसको हम यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को। इवन इवन दो कि अगर वो किसी फंक्शन यूज हो रहा है तो उस फंक्शन का काम अगर खत्म भी हो गया फिर भी वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और वो वेरिएबल प्रोग्राम जब तक एंड नहीं होता है तब तक वो अलाइव रहता है। क्लियर है। और इस जो स्टैटिक वेरिएबल होता है इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ऐसे समझ लें कि आप स्टैटिक एक कीवर्ड यूज करते हो स्टैटिक, फिर जो इसका डेटा टाइप होता है वो वेरिएबल का जो डेटा टाइप हो गया डेटा टाइप, और उसके बाद क्या आ जाएगा वेरिएबल नेम, उसमें हम क्या कर रहे हैं कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो हो गया। क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं एक कोड से समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कंपाइलर पे जाके वहां पे आपको कोड को रन करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल यूज करने में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है। सो गाइज ये हमारे पास कोड जिसमें पहले मैं क्या कर रहा हूँ नॉर्मल वेरिएबल लिया हूँ, पहले मैं डिस्कस करता हूँ नॉर्मल वेरिएबल के साथ, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा स्टैटिक वेरिएबल, फिर आपको दोनों में जो कंपैरिजन है वो पता चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि सबसे पहला तो आता है हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद क्या हुआ मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है void, फंक्शन का नेम क्या है काउंट, ये जो void होता है वो क्या होता है वो होता है रिटर्न टाइप, rt रिटर्न टाइप से मेंशन कर रहा हूं मैं void count। यहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ, पहला लाइन क्या है int a is equal to 0, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जो जिसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर है, और उसमें वैल्यू जो स्टोर है वो क्या है 0 है। क्लियर है। उसके बाद मैंने इस वेरिएबल पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको इस जो a प्लस प्लस होता है, दो टाइप का इंक्रीमेंट होता है, एक होता है प्लस प्लस a एंड एक होता है a प्लस प्लस। तो अगर प्लस प्लस पहले लगा है उसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, अगर प्लस प्लस बाद में लगा है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इन दोनों का जो मेन यूज होता है ना, अभी मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वहां से आपको दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। बट अभी करंटली इस प्रोग्राम में आप a प्लस प्लस लिखे या फिर प्लस प्लस a लिखे, अभी वाले प्रोग्राम में दोनों में जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये जो a प्लस प्लस है क्या है यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब क्या होगा कि जो a की इनिशियल वैल्यू है उसमें +1, तो a की इनिशियल वैल्यू 0 है, a प्लस प्लस मतलब क्या हो जाएगा a प्लस हो जाता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। क्लियर है। ये हो गया a प्लस प्लस का मीनिंग। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गया 1, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं प्रिंट करवा रहे हैं काउंट एंड %d, सॉरी यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पे ये आएगा a। क्लियर है। ये क्या है यहाँ पे a आएगा। इसका मतलब कि जहां पे भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट होगा a, उसकी वैल्यू होगी 0, उसके बाद उस जो वेरिएबल उसमें उसका जो वैल्यू 0 है उसमें एक इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगा 1, फिर क्या करेगा जो उसके बाद प्रिंट फंक्शन उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा एंड वहां पे जो इस फंक्शन का काम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है क्लोजिंग ब्रैकेट है। ओके क्लियर है। अब हम आ गए मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में जहां से सी का जो एग्जीक्यूशन है, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन में आए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं काउंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। क्लियर है। तो काउंट फंक्शन कॉल करते हैं तो ये सिंपल सा, इसको अगर हम समझे तो एक सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है मेन फंक्शन है। तो ये हो गया हमारे पास मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एक काउंट फंक्शन आया, तो मैंने लिखा काउंट फंक्शन। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये काउंट फंक्शन कॉल होगा। मैं एक और यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा और इजी वे में क्लियर हो जाए, डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा आपको। मैंने एक बॉक्स लिया इस काउंट फंक्शन का। अब इस बॉक्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो अब ये काउंट फंक्शन है ऊपर वाला वॉइड काउंट, तो पहले हुआ a इज इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद क्या है a प्लस प्लस 1, मतलब a की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्या है प्रिंट f। तो ये प्रिंट f क्या कर रहा है, सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा 1। क्लियर है। 1 प्रिंट करा, उसके बाद इस प्रोग्राम का जो काउंट फंक्शन इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद आया फिर दूसरा काउंट फंक्शन, दूसरा काउंट फंक्शन भी सेम काम करेगा। फंक्शन स्टार्ट होगा a इज इक्वल टू 0, फिर a प्लस प्लस होकर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर उसको प्रिंट करा देगा, तो यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा 1। और फिर जो यहाँ पे अगर हम तीसरा काउंट फंक्शन ले तो उसका भी सेम काम होगा, तो वो भी क्या करवा देगा प्रिंट करवा देगा 1। ये होता है इन केस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, अगर जो वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें क्या है जो वेरिएबल है वो स्टैटिक है। नाउ गाइस सी, अब ये एग्जांपल है, ये था हमारे पास प्रीवियस कोड, इसमें जो वेरिएबल था वो नॉर्मल वेरिएबल था, जो काउंट फंक्शन के अंदर इंट a था वो नॉर्मल था। बट यहाँ पे गाइस देखिए कि बाकी कोड पूरा सेम है, चेंज यहाँ पे है कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे मैंने क्या किया है स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 0 लिया है। तो स्टैटिक इंट में क्या होता है कि जैसे ही जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा,
जैसे ही वेरिएबल के पहले आ गया स्टैटिक, इसका मतलब कि एक स्टैटिक वेरिएबल अलग से क्रिएट हो जाएगा a नाम का। इनिशियली इसमें वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 0 है, क्लियर है, इनिशियली 0 है। तो अब जब हम मेन फंक्शन में आएंगे, इंट मेन में सबसे पहले क्या हुआ, एक काउंट फंक्शन पहला एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं फिर से यहाँ पे लेता हूँ एक मेन फंक्शन, इसमें आया एक काउंट, मैं बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें आया काउंट फंक्शन। ये काउंट फंक्शन जब पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक। अब यहाँ पे ध्यान दें कि स्टैटिक है, तो पहले आएगा a इज इक्वल टू 0, क्लियर है। उसके बाद a प्लस प्लस 1, a प्लस प्लस हुआ तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, और फिर यहाँ से प्रिंट फंक्शन चलेगा, वो क्या करेगा, 1 को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद अब जो पिछला कोड था, अगर हम पिछले कोड पे जाएं तो गाइस इस कोड में क्या था कि यहाँ पे जब ये 1 प्रिंट हो रहा था ना, तो यहाँ पे भी क्या था, जब a इज इक्वल टू 1 एक वेरिएबल बन रहा था a, उसमें 1 पहले 0 स्टोर हुआ था, फिर जब प्लस प्लस हुआ तो क्या हुआ, a की वैल्यू हो गई थी 1। उसके बाद जब प्रिंट फंक्शन 1 प्रिंट करवा दे रहा था, उसके बाद जब पहला काउंट फंक्शन का जो काम था वो खत्म हुआ, तो जो ये मेमोरी होता है ये भी खत्म हो जाता है। फिर सेम इस केस में भी कि यहाँ पे भी जब a की वैल्यू 1 हुआ, फिर जैसे ही फंक्शन एंड हुआ तो ये भी जो मेमोरी लोकेशन वो भी फ्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो a की वैल्यू 1 हुआ था, यहाँ पे जब फंक्शन खत्म तो ये भी फ्री, क्लियर है। तो हर एक बार ये हो रहा था कि जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब काउंट फंक्शन दोबारा से रन हो रहा था तो a की वैल्यू दोबारा से 0 जा रही थी, बट ऐसा स्टैटिक के केस में नहीं होता है। स्टैटिक के केस में क्या होता है कि यहाँ पे प्रिंट हुआ 1, तो अब ये 0 से है वो क्या हो गई, 0 से a की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे ये 1 हो गई, 1 हो गई। उसके बाद जब सेकंड काउंट फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे काउंट फंक्शन अब a की वैल्यू 0 से नहीं चलेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 से लेगा। तो a की वैल्यू 1 पे जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा a प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, a प्लस प्लस होने से a की वैल्यू हो जाएगी 2, और प्रिंट हो जाएगा 2 यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, a की वैल्यू हो गया 2 हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट काउंट फंक्शन पे हम चले यहाँ पे, क्योंकि 3 काउंट फंक्शन है। इस काउंट फंक्शन में क्या हुआ, अब a की वैल्यू इनिशियली 2 होगा, फिर इस पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, a प्लस प्लस, तो वो जाएगी 3, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे जो कि 3, क्लियर है। तो a इज इक्वल टू 2 था, और तीसरा काउंट के बाद क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई 3। सो गाइज आई होप कि आपको एग्जांपल से क्लियर होगा कि स्टैटिक वेरिएबल का हम क्या यूज करते हैं। अब इसको हम चलते हैं कंपाइलर पे, एंड वहां पे हम सेम चीज को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया है वो आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो गाइज अब मैं आ गया हूँ सी प्रोग्रामिंग के ऑनलाइन कंपाइलर पे, और हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल कैसे जो वैल्यू होता है वो सिर्फ 1 1 1 ही रहेगा, और फिर स्टैटिक में वो जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हैश इंक्लूड, एंड फिर करते हैं हम stdio.h, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कोई भी नॉर्मल फंक्शन, और यहाँ पे लिया मैंने काउंट फंक्शन का नेम, और इस फंक्शन के अंदर हम पहले लेते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा, इंट a इज इक्वल टू मैंने कर दिया 0, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम इस प्रिंट फंक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, हम इस a की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो यहां से अगर हम लिखें कि फंक्शन कॉल, और आ जाएगा यहाँ पे %d, क्लियर है। एंड फिर हम लेते हैं यहाँ पे अगर हम /n भी ले लें, उसके बाद आ जाएगा हमें जिस वैल्यू को प्रिंट करवाना है a, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्लोज हुआ, क्लियर है, ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन। सो हम इंट मेन कर सकते हैं या फिर वॉइड मेन भी कर सकते हैं। इंट मेन में रिटर्न 0 करना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड के अलावा कुछ और हो, तो जो भी टाइप का रिटर्न टाइप आप वहां मेंशन करेंगे उस टाइप का वैल्यू आपको उस फंक्शन से रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ किया मैंने वॉइड मेन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस काउंट फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल करते हैं। यहाँ पे एक a इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक और टर्म में इसको इंक्रीमेंट वाला भी यूज करता हूँ, a प्लस प्लस, क्लियर है। अब हम इस काउंट फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल करते हैं, ये मैंने 3 बार लिख लिया काउंट फंक्शन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी कि पहले आउटपुट क्या आता है। ओके सो यहाँ पे देखिए अगर गाइस की जो आउटपुट है फंक्शन कॉल, और जो एंड में वैल्यू है a की वैल्यू वो 1 1 1 है। तो इसका मैंने लॉजिक भी डिस्कस किया आपके साथ
कि अगर जो वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं है तो जब जब फंक्शन कॉल आता है तब तब जो a की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट इनिशियली 0 ही रहेगा। फिर a की वैल्यू 1 हुआ, प्रिंट हुआ, उसके बाद जैसे ही फंक्शन खत्म होगा तो वो जो वेरिएबल जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था वो फ्री हो जाएगा। फिर दोबारा जब कॉल होगा तो अगेन से जो a की वैल्यू हो जाएगी वो 0 ही हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टैटिक, मैंने यहाँ लगाया स्टैटिक, स्टैटिक इंट इज इक्वल टू 0, अब देखिए गाइस क्या होता है इसका आउटपुट जो हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन कॉल पहले a की वैल्यू हुआ 1, फिर फंक्शन कॉल, फिर जो काउंट फंक्शन है वो सेकंड टाइम जब कॉल हुआ तो आउटपुट आया 2, फिर जब फंक्शन कॉल तीसरी बार जब ये काउंट फंक्शन कॉल हुआ तो क्या आउटपुट आया 3 आया। तो इसका मतलब वही हुआ कि स्टैटिक एक बार जो वेरिएबल है a एक मेमोरी लोकेशन पे उसको नेम असाइन हुआ a, उसमें इनिशियली वैल्यू क्या हुआ 0, फिर a प्लस प्लस हुआ तो जब पहला काउंट फंक्शन कॉल हुआ ये वाला, जब ये वाला काउंट फंक्शन कॉल हुआ तो पहले a की वैल्यू 0 हुई, फिर प्लस प्लस होकर a की वैल्यू 1 हो गई और वो प्रिंट हो गया 1। उसके बाद वो मेमोरी फ्री नहीं हुआ, अभी भी a की वैल्यू 1 ही है। फिर जब हम दूसरे काउंट फंक्शन को हमने कॉल किया तब क्या हुआ कि a की वैल्यू 0 नहीं हुआ, a की वैल्यू 1 ही रहा यहाँ पे, और फिर उस पे परफॉर्म हुआ a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू 2 हो गई, वो प्रिंट हुआ। फिर जब तीसरी बार काउंट फंक्शन कॉल हुआ तो उस समय a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 पे फिर प्लस प्लस परफॉर्म हुआ 3 हो गया और वो उसका आंसर हो गया। क्लियर है? एंड गाइस अगर हम यहाँ पे एक ही इसमें कोई भी वैल्यू असाइन ना करें, सिर्फ हम छोड़ दे स्टैटिक इंट है, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, मैं लिख दूं, एक कमेंट करके लिख दूं, बाय डिफॉल्ट 0। तो स्टैटिक अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, फिर वो प्लस प्लस हुआ तो जाके क्या बन गया, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है, एंड फिर प्लस प्लस हुआ तो 2, फिर प्लस प्लस हुआ तो 3। क्लियर है? सो गाइज आई होप कि आपको जो स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, एंड विद द एग्जांपल आपको मोर और ज्यादा अच्छे में आपको विजुअलाइज हो गया होगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप कुछ और बताना चाहते हो, जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लगे आपको, वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज इन वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि वो भी जब अपने प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करें या फिर जब वो प्लेसमेंट का टाइम आए उनके पास, तो उन्हें पहले से पता रहे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एंड कैसे वो प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड गाइस चैनल पे ऑलरेडी जो एचआर इंटरव्यूज के जावा पाइथन के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। इस सीरीज में भी मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले से भी जो कुछ वीडियो अपलोडेड है तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। एचआर राउंड के भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद सॉल्यूशन वो सभी अपलोडेड है, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।